नमो नमो मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में वहाँ घूमने गए पर्यटकों पर पाकिस्तान समर्थित, पाक द्वारा पोषित और पाक द्वारा प्रेषित आतंकवादियों, जिनमें से कि एक तो पाकिस्तानी सेना का कर्मचारी भी था, हायर रैंक में वो जॉब किया करता था, वो भी शामिल था। वहाँ हमला होता है और पर्यटकों में से 26 पर्यटकों की, निर्दोष पर्यटकों की जान उसमें चली जाती है। उसका बदला लेने के लिए पूरा भारत एकदम तड़फड़ा उठा, चारों तरफ से आवाज़ उठने लगी कि अब बस हो गया, अब ये एक डिफाइनिंग मोमेंट हो गया है जब पाकिस्तान को अंतिम रूप से चेतावनी क्या सबक सिखाने की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई वो न कर पाए। जन दबाव, सरकार की भी मंशा, इन सबको देखते हुए 6 और 7 की मध्य रात्रि को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाता है और उसके 9 टेररिस्ट बेस को समाप्त कर दिया जाता है। जैसा कि सूचना है कि 42 टेररिस्ट बेसेस को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें से 21 को प्रोमिनेंट टेररिस्ट बेस माना गया था, जिसमें से 9 को यह माना गया कि यहाँ पर आतंकवादियों के छिपे होने की सर्वाधिक संभावना है। तो उन्हीं 9 टेररिस्ट कैंपों को, टेररिस्ट हाइडआउट्स को, वो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स को, जिनसे कि डेनियल पर्ल का हत्यारा, ये अमजद कसाब, या फिर और भी जितने आतंकवादी हैं दुनिया में, कहीं भी आतंकवाद हो, वहाँ पे जो भी टेररिस्ट अगर पाकिस्तान से गए तो वो वहीं पे पढ़ करके और वहीं से ब्रेन वॉश होकर के जाया करते थे। तो एक तरह से कह सकते थे कि वो टेररिस्ट की एक फैक्ट्री थी। उन फैक्ट्रियों को भारतीय सेना ने 6 और 7 की मध्यरात्रि को हमला करके नेस्तनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया। उसमें कई ढेर सारे, जिनमें से 5 प्रमुख आतंकवादी थे, जिनको कि मार करके समाप्त कर दिया गया। जिनमें तो एक रऊफ अजगर जैसा एक खूंखार आतंकवादी था, जो कि इजरायली अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या में शामिल था, और जिसने ही कांधार हाईजैक का प्लान बनाया, जिससे कि मसूद अजहर को छुड़ाया गया। वो मसूद अजहर का एक संबंधी भी था, शायद चचेरा भाई या ऐसा कुछ लगता था उसका था। तो अब जानते हैं कि पाकिस्तान और आतंकवादियों में नाभिनाल का संबंध है। तो जब आतंकवादियों पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने इसको अपने ऊपर हमला स्वीकार किया और उसने भारत के ऊपर रिटेलिएटरी फायरिंग करना, ड्रोन, मिसाइल, हवाई जहाज़, इन सब से हमला करना प्रारंभ कर दिया। तो भारत ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान शायद उसके सपने में भी भारत के हमले ध्यान आते रहेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक से कि 10 मई के 5 बजे यह सूचना आती है कि सीज़ फायर को स्थगित कर दिया जाता है। जब यह सूचना आती है बिना इसके बैकग्राउंड को जाने हुए कि क्यों किया गया, कैसे किया गया, पूरा देश आंदोलित हो जाता है। अचानक उसे लग रहा था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा ही रहे थे और हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, बढ़त वाली पोजीशन में थे, तो हमें उसे और तगड़े सबक सिखाना चाहिए था, ताकि वो भविष्य में पुनः लौट करके वापस आने और इस तरह की घटना को अंजाम देने की सोचे में भी ना, सपने में भी ना सोचे। लेकिन उसके पश्चात 11 तारीख को, आज 12 तारीख को, जब डीजीएमओज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और अभी 8 बजे आज प्रधानमंत्री का जो देश को संबोधन हुआ, उसमें जो तथ्य स्पष्ट होकर के आते हैं और कुछ सैन्य विश्लेषकों का और एनालिसिस करने वाले लोगों की जो बातें सुनी गई और समझी गई, उससे पता चलता है कि यह अचानक इसको स्थगित कर देने की नौबत क्यों आ गई। मित्र, मैं आपको बताऊं कि इस दौरान पाकिस्तान के 11 सैन्य बेसिस पे, जो एयरफोर्स बेसिस थे, उस पे भारतीय वायुसेना ने ज़बरदस्त प्रहार किया। और सबसे प्रमुख जो उनका सरगोधा एयरबेस था, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की आँख, नाक, कान और उनका हृदय है, उस पे जब भारत ने हवाई हमला किया और उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तो फिर पाकिस्तान के कान खड़े हो गए और वो पूरी दुनिया में SOS लेकर के और टहलने लगा कि किसी तरह से युद्ध को रुकवाया जाए, किसी तरह से इस फायरिंग को रुकवाया जाए, इस हॉस्टिलिटी को रुकवाया जाए। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? सरगोधा में ही एक किराना एयरबेस है, जहां पर कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है। भारत उसके मुहाने पर जाकर के बम फोड़ करके ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करता है और उसके गेट को क्षतिग्रस्त कर देता है। पाकिस्तान यहाँ से चिंतित हो जाता है और पूरी दुनिया भी यहाँ से चिंतित हो जाती है कि जब भारत गेट तक जा सकता है तो उस जगह तक पहुँचने में उसे विलंब नहीं लगेगा। अब पाकिस्तान, जैसा कि रिपोर्ट्स में भी ऐसा है कि पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है, वहाँ के जेडी वेंस हमारे प्रधान PM सर से वार्ता करते हैं। PM ने उनको एकदम से मना कर दिया। फिर जेडी वेंस ने
पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी से शायद आसिम मुनीर ने फ़ोन किया था उनको वो कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप जो इस्टेब्लिश्ड हॉटलाइन जो प्रोसीजर है उसी के माध्यम से आप भारत से वार्ता करें। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से वार्ता करने के लिए समय लेते हैं और 3:15 पर 10 तारीख को इन दोनों के मध्य वार्ता होती है। और तब जाकर के पूरी परिस्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने इस पर विचार किया। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जब उनके डीजीएमओ ने एसओएस कॉल दी, उन्होंने कहा कि हम सभी तरह के हमलों को रोकना चाहते हैं, न तो आप करें न हम करें, शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं और हम आतंकवादियों का समर्थन नहीं करेंगे। तब जाकर के यह बात बनती है कि ये जो हॉस्टिलिटीज़ थी इसको रोक दिया गया है। और आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में, देश के नाम जो उन्होंने उद्बोधन दिया, उसमें एक बात स्पष्ट कर दिया कि यह ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है, उसे समाप्त नहीं किया गया है। हमारी सेनाएं हमेशा से विजिल पे रहेंगी और किसी भी तरह की आतंकी घटना का अंजाम दिया जाना भारत के ऊपर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत को अपनी रक्षा में पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने का पूरा अधिकार है। और भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा कि पुनः दोबारा उठ करके वो भारत की तरफ आंख उठा करके देखने की हिम्मत ना करे। और भारत प्रधानमंत्री ने यह बात एकदम से स्पष्ट कर दी कि यह एक न्यू नॉर्मल है कि भारत अपने ऊपर किए गए किसी भी आतंकवादी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और जब तक टेररिज्म चलेगा तब तक पाकिस्तान से आतंकवाद छोड़ करके किसी भी मुद्दे पर वार्ता नहीं होगी। और जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया गया है उसका सस्पेंशन भी यथावत बरकरार रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, अर्थात पानी और खून दोनों साथ साथ नहीं बह सकते। हालांकि यह जो संधि है वो एकदम से भारत के विपरीत है। ऐसी दुनिया में की कोई भी संधि नहीं है जहां पर कि जिस देश से होकर के नदी जाती हो उसे सिर्फ 16% पानी मिले और जिस देश में जाती हो उसे 84% पानी मिले। ऐसा ये सिंधु जल समझौते में था। तो ये भारत के खिलाफ भी थी, भारत के हितों के विरुद्ध भी थी और भारत ने इस संधि को स्थगित कर दिया है। तो भारत ने चेता दिया है पाकिस्तान को कि अब अगर आप नहीं सुधरे तो आपके साथ अंजाम बुरा से बुरा होगा और हो सकता है कि मैप में आपका नामो निशान भी मिट जाए। इसी पे चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो दुष्ट होते हैं वो सिर्फ शक्ति की बात समझते हैं। जैसा कि पीएम साहब ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि जो शांति है वो शक्ति से ही आती है, पीस कम्स थ्रू स्ट्रेंथ। और जब तक आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में नहीं रहेंगे तब तक शांति आपके साथ आने वाली नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि बीन बजाकर मोहित करने का अब समय नहीं है, सर्पों को भय होना चाहिए, बिल में अभय नहीं है, हर दुस्साहस का प्रतिकार भयानक इतना हो कि घुटनों पर गिरने के सिवा कोई उपचार नहीं हो। इस तरह की रणनीति अगर हम अपने शत्रु के साथ अपनाएं तो निश्चित रूप से हम शांति से रहेंगे और उसकी हिम्मत नहीं होगी कि फिर किसी बहन, बेटी और माता की मांग का सिंदूर पोंछ पाए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।